नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार को अक्षय तृतीया पर सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुले। इस दौरान बैंड बाजों की धुन के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। और इस शुभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से चलाएगी। उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई, क्योंकि पीएम मोदी ने धार्मिक स्थानों के उत्थान का एक अलग युग शुरू किया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में हर साल आपदा आती रहती है और हर समस्या से निपटने के लिए पूरा तंत्र तैयार है। बीते दिनों बर्फबारी के कारण केदारनाथ ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि चारों धाम की कृपा से यात्रा पिछले साल की ऐतिहासिक यात्रा की तरह ही इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो गई है और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज अक्षय तृतीया के मौके पर ये कपाट खुले। तो गंगोत्री धाम के बारे में आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये गंगोत्री धाम। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री धाम में स्थित है। तो मां गंगा का मंदिर है ये पूरा गंगोत्री धाम, जिसकी तस्वीरें भी आज आपने देखी किस तरीके से गंगोत्री धाम के कपाट खुले। अक्षय तृतीया पर ये कपाट खुलते हैं। 6 महीने बाद आज अक्षय तृतीया का मौका था और इस मौके पर ये कपाट खोले गए। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं ये कपाट। तो 6 महीने मुखबा में होती है मां गंगा की पूजा। तो मुखबा मां गंगा का मायका माना जाता है, जहां पर 6 महीने ये पूजा होती है। तो मां गंगा का मायका है मुखबा गांव। उत्तरकाशी जिले में ये गंगोत्री धाम स्थित है। और देखिए, जब कल ये पूरा मुखबा से ये डोली आई, उस दौरान सभी लोग, गांव के लोग भावुक नजर आए। मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हों, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हों, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अधिक संख्या होगी तो उसको ठीक प्रकार से मैनेजमेंट की व्यवस्था की है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो एक लिमिटेशन थी, अभी लिमिटेशंस को हट। अक्षय तृतीया के मौके पर शनिवार दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खरसाली से मां यमुना की डोली के साथ यमुनोत्री के लिए चले। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। पहली बार ऐसा होता देख श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। तो उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि चारधाम यात्रियों पर आसमान से पुष्प वर्षा की गई हो। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद अगले 6 महीने यमुनोत्री में श्रद्धालुओं को मां यमुना और गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन होंगे। तो यमुनोत्री धाम के बारे में भी आपको बता देते हैं। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यह यमुनोत्री धाम है, जहां मां यमुना की पूजा की जाती है। यमुना मां का ये मंदिर है यमुनोत्री धाम। और आज अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। तो यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है यमुनोत्री धाम से। वहीं अक्षय तृतीया पर
ये कपाट खुलते हैं यमुनोत्री धाम के और 6 महीने बाद एक बार फिर से यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं ये कपाट। तो 6 महीने खरसाली में होती है मां यमुना की पूजा। तो खरसाली गांव में है मां यमुना का मायका, जहां 6 महीने मां यमुना की पूजा की जाती है। तो शनि महाराज हैं मां यमुना के भाई। राज्य सरकार द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या के निर्धारण की बाध्यता और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता खत्म करने के फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार से कई बार आग्रह किया गया था कि 4 धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन पंजीकरण से भी तीर्थ यात्रियों को दिक्कत हो रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की इस मांग को मान लिया। दोनों मांगे मानने के बाद तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, जिसके तहत यमुनोत्री धाम में 5,500 यात्री, गंगोत्री में 9,000 यात्री, केदारनाथ में 15,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में 18,000 यात्रियों की सीमित संख्या की गई थी, जिसका विरोध स्थानीय तीर्थ पुरोहित और पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े कारोबारी कर रहे थे। और इस संदर्भ में हमारी मुख्यमंत्री जी से कई दौर की वार्ता भी हुई और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए जो यात्रियों की जो चरणों में सीमित संख्या निर्धारित की गई थी उससे संबंधित जो वो थी वो बाध्यता समाप्त कर दी है। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा निशुल्क रजिस्ट्रेशन केंद्र में यात्रियों को पंजीकरण कराने में समस्या आ रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार डीएम ने 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन अधिकारी को यात्रियों की सहूलियत को लेकर सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि शुक्रवार को यात्रा के रजिस्ट्रेशन न होने के कारण कई यात्री काफी परेशान थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रजिस्ट्रेशन केंद्र की काफी वीडियो भी वायरल हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे। 1-2 वीडियो वायरल हुए थे और ये जानकारी आई थी कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रीगण आए थे और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से थोड़ा सा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी आप सभी को पता है कि स्लॉट्स निर्धारित थे और जैसे ही स्लॉट ख़त्म हुए तो अपने आप ये जो सिस्टम था बंद हो गया था। आज कल शाम को ये शासन स्तर पर निर्णय हो गया है। अब संख्याओं की जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। कितनी भी संख्या में लोग आएँ सबके रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकते। उत्तराखंड सरकार इस बार 4 धाम यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रही है। साथ ही अधिकारी जमीनी हकीकत को जानने पहुंच रहे हैं, जिससे समय रहते सारी तैयारियां मुकम्मल की जा सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ग्राउंड जीरो से ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं को परखा और अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम के अनुकूल अपने को ढालें। यदि कुछ कठिनाइयां आ रही हो तो कुछ समय आराम कर उसके बाद ही आपकी यात्रा बढ़े। उन्होंने अपील की है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालु यदि शुगर, बीपी और हार्ट से संबंधित दिक्कतों से ग्रसित हैं तो उसका उल्लेख जरूर करें। उन्होंने बताया कि 104 के माध्यम से ऐसे श्रद्धालुओं की निगरानी भी की जाएगी।
देहरादून जिले के डीएम सोनिका चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंची और इसी दौरान उन्होंने यात्रा ट्रांजिट कंपाउंड का निरीक्षण किया। पंजीकरण केंद्र के बाहर तीर्थयात्रियों को धूप से बचाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक का लेकर व्यवस्थाओं से संबंधित फीडबैक भी लिया। केंद्र में बंद शौचालयों को भी अतिशीघ्र खोलने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्र को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर भी पहुंची। सड़क की बदहाली देखकर उनका पारा चढ़ गया। नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हर किसी का एफआईआर की करानी पड़ेगी। डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अप्रोच रोड पर अतिशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा मार्गों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि कितने लोग आए हुए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे भविष्य में क्राउड बढ़ेगा ही, तो उसी तरह से जो व्यवस्थाएं और ज़्यादा सुचारू की जा सकती हैं, जैसे ये जो शेड लगा है थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बैठने की व्यवस्थाएं और कर दी जाएं जिससे खुला खुला रहे थोड़ा सा। बाकी जो हमारे ऐप है वो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अपने आप ही उसको डाउनलोड कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। मैंने कहा कि जब ज़्यादा क्राउड आने की संभावना हो तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। तो जैसे होटल हो गई, धर्मशाला हो गई, हमारी चेक पोस्ट हो गई, आरटीओ ऑफिस हो गए, सब जगह हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ये जो ऐप है खुद ही डाउनलोड कर लें और रजिस्टर कर लें, जिससे इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे होगी उन्होंने देख लिया है। इस बार जो डाइवर्जन प्लान है, डाइवर्जन हम प्लान तभी करेंगे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। और वो ट्रैफिक डाइवर्जन आप जानते हैं कि आपका जो नेपाली तेरह से लेकर के फिर भाने वाले होते और सीधे यहाँ के लिए। बाकी अन्य समय पर हम चाहेंगे कि जो रूट सामान्य जो रूट है उसी रूट पर ट्रैफिक यहाँ पर आए और लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हम उसका चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, साथ ही वीकेंड पर पर्यटकों का भीड़ बढ़ने से हरिद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था चरम पर आ गई है। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से हरिद्वार में लंबा जाम लग गया है। भारी भीड़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। हाईवे पर लगे जाम को देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। जाम को हटाने में ट्रैफिक पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, ये जाम चारधाम यात्रा का नहीं है। आप लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, आपको पता है कि हर वीकेंड पर ये हरिद्वार का ये कॉमन फेनोमेना हो गया है कि हर वीकेंड पे जहाँ 2-3 दिन की छुट्टी होती है 40 से 50 लाख लोगों की आमद हो जाती है। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि हर सड़क की, हर स्थान की एक कैपेसिटी होती है। ये आने वाले यात्रियों को अपनी प्लानिंग करके आना चाहिए, सोच के आना चाहिए। सभी का देवभूमि में स्वागत है और अच्छा है कि हमारे लिए ये इतना बड़ा पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र हो गया है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की जो व्यवसायी हैं उनको भी लाभ हो रहा, हम लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ता है। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत समय लगता है ट्रैफिक कहीं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में हर शंभू फेम भजन गायिका अभिलिप्सा पांडे ने भेंट की। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय और भजन गायिका अभिलिप्सा का माता पिता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अभिलिप्सा पांडे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मनमोहक गायकी के द्वारा संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई है, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवा सदन में जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई हैं उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं एवं शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आज जो भी जन शिकायतें एवं समस्याओं के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं उनका समाधान के लिए शीघ्र संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों पर हुई कार्रवाई का वो स्वयं ही फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर एडीजी वी मुंगरेशन, अपर सचिव जगदीश चंद्र और
एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में उद्योग निवेश के लिए वैसे तो सिडकुल स्थापित है, लेकिन अब उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक के बाद तेजी से इसमें जुट गई है। राज्य में निजी क्षेत्र में भागीदारी से अवस्थापना विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकार यह बोर्ड बना रही है। देश के 2 राज्यों में ये बोर्ड सफल साबित हुआ है। निवेश बोर्ड के अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अध्यादेश के जरिए तेजी से यह काम करेगा और बड़े प्रस्ताव जो राज्य सरकार को मिलेंगे उन पर काम होगा। बोर्ड में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। तो स्टेट्स ने इससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाया है। एक तो पंजाब स्टेट ने बनाया है और दूसरा गुजरात स्टेट ने बनाया है। तो उसी मॉडल पर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना रहे हैं। इसको एक्ट के रूप में हमने बनाया था, लेकिन विधानसभा सत्र चूँकि उसके दिन कम हो गई थी, उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो गए थे और पास नहीं हो पाए। फिर हमने उसको विड्रॉ किया और अध्यादेश के रूप में अभी हम लोग ला रहे हैं। और ये बोर्ड जब बन जाएगा तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस बोर्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। अभी मैकिन्से ग्लोबल ने कुछ होमवर्क किए हैं, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं इस बोर्ड के द्वारा टेकअप होना है, ये बोर्ड की प्रथम मीटिंग जब होगी उसमें तय। युवा कांग्रेस की बैठक पौड़ी के नगर पालिका सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने और कार्ड कैंपिंग को लेकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने पर जोर दिया गया। बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और प्रदेश प्रभारी अभया चौहान ने युवाओं को बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने का जोर दिया। जिला युवा कांग्रेस पौड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें जो हमारी कैंपेन चल रही है, जैसे आजकल हम जय भारत सत्याग्रह पूरे देश में चला रहे हैं, उसमें एक पोस्ट कार्ड कैंपेन एक बड़ी महत्वपूर्ण कैंपेन है। उसको गति देने के लिए और संगठन में आने वाले समय में किस प्रकार हमने ढांचे को मजबूत करना है, किस प्रकार संगठन का विस्तार करना है, किस प्रकार आगामी आने वाले दिनों में सरकार की कमियों को लोगों तक पहुँचाने का काम करना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इस प्रदेश के युवाओं का हित जिससे प्रभावित हुआ है, भर्ती घोटाला और CBI जाँच की मांग, तो उस मांग को भी निरंतर बनाए रखना है। यूथ कांग्रेस जो हमारा है, इसीलिए संगठन चुनाव के बाद हम विस्तार कर रहे हैं अपनी कमेटी को कि नगर निकाय चुनाव से पहले हम अपनी कमेटी को बूथ लेवल तक पहुंचा सकें। जो हमारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान है भारतीय युवा कांग्रेस का, उस वजह से हम जो है अपने बूथ लेवल की कमेटी को कंप्लीट कर सकें। और नगर निकाय चुनाव में जो आपने अलग थलग कांग्रेस की बात करी है, तो धड़े हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हम लोग इस टाइम एक हैं और ऐसा नहीं है। रुड़की भगवानपुर विधायक और पूर्व विधायक के बीच नोकझोंक। भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी बैठक के दौरान हुई नोकझोंक। एमएलए ममता राकेश और देशराज कणवाल के बीच ये नोकझोंक देखने को मिली है। बीडीसी बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। विकास कार्यों को लेकर उठते रहे सवाल। तो बीडीसी बैठक के दौरान जमकर यह हंगामा देखने को मिला। विधायक जी ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं विधायक जी, 5 करोड़ आपको विधायक निधि के मिलते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों के काम हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलरों की सड़कें बनाई जा रही है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था,
इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई जहरीली शराब कांड को अब 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। एक और जहरीली शराब के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। शराब में स्प्रिट का ज्यादा उपयोग बताया जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग ने अपने 6 महीने में अवैध शराब और कच्ची शराब पर की गई कार्रवाई के आंकड़े सामने रखे हैं। आबकारी विभाग के अनुसार इन 6 महीनों में कुल 408 शराब तस्कर और शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करीब 1,16,440 लीटर कच्ची शराब बनाने वाली लहन आबकारी विभाग द्वारा नष्ट की गई है। इसी के साथ ही विदेशी, देसी और कच्ची शराब की अगर बात की जाए तो कुल 8,673 लीटर अवैध शराब आबकारी विभाग द्वारा पकड़ी गई है। पिछले 6 महीनों में सितंबर से लेकर मार्च तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आबकारी विभाग ने इसमें विशेष सफलता प्राप्त की है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमने 7,000 लीटर कच्ची शराब और करीब 1,16,000 किलोग्राम हमने जो है लहन मतलब कुंटल लहन नष्ट किया है और 200 से अधिक भट्टियां नष्ट की हैं। और ये अभियान हम हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पथरी के इलाके से लेके लक्सर के ग्रामीण खानपुर और रुड़की के मैंगलोर, नारसन आदि क्षेत्रों में चलाया गया है। और इसी तहत हमने 408 मुकदमे दर्ज किए हैं। रुद्रपुर में बीते दिनों ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी हुए माल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सगे भाई शामिल है और उनका आपराधिक इतिहास भी है। बरामद माल की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। इनके द्वारा जिसमें बताया गया कि इनके घर पे घरेलू सामान की बड़ी मात्रा में चोरी हुई, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरी और साथ में इनके एटीएम कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड्स और कैमरा इत्यादि थे। और उस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हमने सीओ रुद्रपुर के निर्देशन में टीमों का गठन किया और जिसको सुंदरम शर्मा जो इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप है वो लीड कर रहे थे। तो इस टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ और प्रोफेशनल पुलिसिंग का इसमें उदाहरण पेश करते हुए इस टीम ने इंटेलिजेंस मैनुअल गैदर किया और इस इंटेलिजेंस मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इसमें इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल। कार्बेट पार्क से सटे पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाके में दिन दहाड़े गाय की बछिया पर बाघ के हुए हमले के बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। लोगों ने इस बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें, रिखड़ी खाल तहसील पे पापड़ी गांव में दोपहर के समय घर के वापस ही बाघ ने दुधारू पशुओं को झुंड पर हमला बोल दिया। बाघ ने पशुओं के झुंड में गाय की बछिया को अपना निवाला बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गाय ने बाघ पर हमला बोलकर बछिया को बाघ के चंगुल से बचा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनी डांडा, खिड़खाल और दुमाकोट ब्लॉक में बाघों ने अब तक 2 व्यक्तियों को अपना निवाला बना लिया है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों में 20 से अधिक मवेशियों पर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार चुका है।
लक्सर में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मांग नहीं मानने पर रेल कर्मचारियों ने रेल चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। 21 मई को भी रेलवे कर्मचारी एक विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को चेताया। कर्मचारी के पास बुढ़ापे का सहारा एक पुरानी पेंशन स्कीम ही थी। भारत सरकार ने 2014 में जिसको बंद कर दिया था, 2004 में बंद कर दिया था और उसको नाम दिया था नेशनल पेंशन स्कीम। तो हम लोग उस चीज से नाखुश हैं। अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो एमएलए और एमपी क्यों नहीं लेते उसको। तो हमारी मांग है, आज का मुद्दा है हमारा कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। ओपीएस को वापस लाना है, जो कि 1 अप्रैल 2005 से माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद कर दी गई थी, जिसमें कि हमारे कर्मचारियों को जो हमारा सुरक्षित, जो पुरानी पेंशन में सुरक्षित भविष्य है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी पेंशन से खुद ही 10% काटा जा रहा है नई पेंशन स्कीम में, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है और आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वो एक शेयर बाजार आधारित स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। प्रदेश भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। नैनीताल, गदरपुर, सितारगंज, विकासनगर, रुड़की, काशीपुर में मस्जिदों में ईद की खास नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें, रमजान का पूरा महीना रोजे रखने के बाद मुस्लिम ईद मनाते हैं। तो ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।